जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश लोछब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से कमेंट किया जाए कि आपको कहां तक पढ़ा दिया गया है। बताया जाए भाई, कहां तक पढ़ाया गया है। लास्ट बोलो। मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था, यही बिल्कुल। उसके बाद संविधान सभा के अधिवेशन होते हैं, वो बात करेंगे। वाह भाई, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि गुड न्यूज़ सर, हमारे मोहल्ले में कुत्ती के बच्चा हुआ है। बढ़िया बात है बेटा। तो मुझे क्यों बता रहा है? तूने ही कोई कांड किया होगा तभी हुआ है। तेरा ही हुआ है क्या वो बच्चा? क्लास की तो बात करते नहीं है, फालतू बात करेंगे तो सुनाई सुनेंगे फिर। ध्यान दो भाई। भारत में उस समय 562 रियासत थी। भारत में कितनी रियासतें थी? आजादी के समय भारत में 562 रियासत थी। आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और ये भारत में नहीं मिलना चाह रही थी। आजादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। कुल 562 थी। तीन रियासतें भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीन रियासतें ऐसी थी जो भारत में नहीं मिलना चाह रही थी। तीनों को फिर भारत में मिलाया गया। तीनों को भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में, सितंबर
1948 ईस्वी में यह ऑपरेशन पोलो पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना। आपकी आर्मी में जो जस्ट पिछला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ये ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत का विलय भारत में हुआ था? रियासत वो हुआ करती थी जहां पर राजा राज करते थे, राजाओं का शासन हुआ करता था, उसे रियासत कहा जाता था। सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को किस में मिलाया जाता है? भारत में मिलाया जाता है। फिर ध्यान दो, दूसरी रियासत जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत सर कहाँ? गुजरात। जनमत संग्रह के आधार पर जनता से राय मांगी जाती है और जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय होता है इसका। जनमत जनमत संग्रह जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय। तो जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया था कौन सी रियासत का? जूनागढ़ रियासत का। तो जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किया जाता है जनता से राय लेकर। और कश्मीर रियासत, कश्मीर रियासत समझौते के तहत विलय। एक संधि होती है, समझौता होता है, उसके तहत, समझौते के तहत विलय। समझौते के तहत विलय हो गया किसका? तो कश्मीर रियासत का विलय विलय जो हुआ था वो समझौते के तहत विलय हुआ था कश्मीर रियासत का। तभी कश्मीर रियासत जो है उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। बाद में 2019 में वहां विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया जाता है। तो इन रियासतों के राजाओं के नाम भी ना 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 भाई, सभी रियासतों के राजाओं के नाम नहीं पूछे जाते। 562 राजा राम कभी याद कर पाएगा? तो जो विशेषता होती है वो एक कश्मीर रियासत का राजा याद रख लो बस। महाराजा हरि सिंह थे इस समय राजा, इस समय कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। बस, और कुछ याद नहीं रखना। ये हो गया भाई आपके विलय का अंदर मतलब होता है शामिल करना। भारत का विलय का मतलब होता है भारत में शामिल करना। और मेरा एक बार नाम ले लो मैं फौजी बन जाऊंगा। बेटा नाम लेने से फौजी बनते तो कोई बन जाता, पढ़ाई करने से बनते हैं। ठीक है, जो काम की चीज है वो बता दी गई है। वैसे फिर पिछली बार का मुंडेल सर ने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लिख लो। और तू तेरे यही दिमाग में पॉलिटिकल साइंस की वर्ड स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, गलत है। तुझे कोई एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग नहीं पूछेंगे, कोई क्लास शुरू होती है तब शुरू होता है तू बकवास करने।
पॉलिटिकल साइंस की वर्ड गलत है, गलत है, क्या होगा उससे गलत है तो? चलो आगे ध्यान दो। क्लास के अलावा फालतू की बकवास मत किया करो तुम बस। अब संविधान सभा की होती है बैठकें, संविधान सभा के होते हैं अधिवेशन, यानी संविधान पर चर्चा करने के लिए। तो संविधान सभा की प्रथम 3 बैठक जो है उनको याद करना। पहली 9 तारीख, दूसरी 11 तारीख, तीसरी 13 तारीख। कब है? दिसंबर में। कब है? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। संविधान सभा की या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन, तारीख याद रखना है 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की आपसे पहली बैठक पूछी जाए, संविधान सभा की पहली बैठक पूछी जाए, पहला अधिवेशन पूछा जाए, तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन दिल्ली में आयोजित, संविधान सभा का पहला अधिवेशन पूछा जाए तो कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में आयोजित। दूसरी बात ध्यान देना, संविधान सभा जो है वो पहला अधिवेशन जो होता है, उस अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके बाद ध्यान देना, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। उन्हें नियुक्त किया गया था स्थायी अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया, तो पहली मीटिंग के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, स्थायी अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। अरे तुम्हारे पास बेच है ये, तो मिशन बेच को आपको क्या करना है? मिशन बेच का यही चीज मिशन बेच में पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे आगे सिलेक्शन बेच आएगा, एक वो बेच मिलेगा तुम्हें रिवीजन के लिए, एक रिवीजन बेच आएगा क्रैश कोर्स वाला, वो तुम्हें मिलेगा। तो ये तो तुम्हारे चल रहा है, यही चीज उसमें पढ़ाई जाएगी। भाई जैसे मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ाई है, हो सकता है मैं कि इस मिशन बेस में हिस्ट्री शुरू करूं वापस, तो तुम्हारी हिस्ट्री तुमने तो पढ़ ली है, हिस्ट्री तुमने तो हिस्ट्री पढ़ ली है एक बार, वापस दोबारा पढ़ना है तो आप सिलेक्शन बेस में पढ़ लेना जब एग्जाम के समीप। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के तुम्हें अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रख लेना सच्चिदानंद
फिर ध्यान दो, प्रथम वक्ता, वक्ता का मतलब होता है जो बोलने वाला। संविधान सभा की बैठक में सबसे पहले भाषण जो दिया था, सबसे पहले जो बोले थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली तो मैंने अभी बेच लिया, कैसे कंप्लीट होगा। लाइव क्लास लेता रहिए, कल से ही तो शुरुआत हुई है पॉलिटिकल की, और इतिहास कंप्लीट पढ़ाया हुआ है तुम्हें, तो इतिहास की क्लासें देखता रहे, रोज एक दो क्लास। मिशन बेस तुम्हें फ्री मिलेगा तो ठीक है भाई, पर फ्री मिलेगा तो करोगे क्या, यही तो कह रहा हूँ, तुम्हें तो पढ़ाया हुआ है, तुम यही बेच पढ़ो ना, तो चल रहा है तुम्हारे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अस्थायी अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले वक्ता जो संविधान सभा में पहले बोलने वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करते हैं संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन, संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन है वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, ये एयरफोर्स के लिए नहीं, ये आर्मी के लिए भाई। वक्ता का अर्थ बताया था ना, बोलने वाला। तुम सुनते क्यों नहीं हो, मेरे समझ में नहीं आई कोई बात को। मैंने वक्ता का अर्थ बताया, प्रथम वक्ता, संविधान सभा में सबसे पहले बोलने वाले होते सच्चिदानंद सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, बैच खत्म होने के बाद सारी रिकॉर्ड क्लास ऐप में रहेगी एग्जाम तक। चलो आगे ध्यान दो। दूसरा जो अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें स्थायी अध्यक्ष जो थे, तो दूसरे अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, और अब स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे, वो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सर उपाध्यक्ष भी बनाए गए, बिल्कुल उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे, वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे, और संवैधानिक सलाहकार, संविधान के सलाहकार
संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे BN राव। पूरा ही नाम लिख देते, बेनेगल नरहरि राव, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है BN राव। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरहरि राव। तीसरा अधिवेशन संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका की मांग की थी। उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, कि हमारे संविधान में क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना होनी चाहिए। तो आज हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, यानी हमारे संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। ये मांग रखी गई थी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब मांग रखी गई थी? तो 13 दिसंबर 1900। स्थायी अध्यक्ष का मतलब तो है जो कुछ ही दिन के लिए थे, 2 ही दिन के लिए थे। 9 तारीख को बने थे, 11 को हट गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो 2 दिन के लिए रहे, तो स्थायी तो रहे नहीं, स्थायी हो गए। स्थायी वो थे जो 11 दिसंबर को बने थे 1946 में, और संविधान लागू हुआ तब तक अध्यक्ष रहे थे, उसे बोला जाता है स्थायी अध्यक्ष। ये डॉक्टर नहीं थे, इनकी उपाधि थी। जो PhD करते हैं उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। एक कोर्स होता है PhD का, जो PhD कोर्स कर लेते हैं उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। सभी में वक्ता याद नहीं रखना, संविधान का पहला वक्ता याद रखना। जो संविधान सभा में पहली बार बोला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन सा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो आगे ध्यान दो भाई। तीसरा अधिवेशन जो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था। और जो तीसरा अधिवेशन है, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावना की मांग रखी। तीसरा अधिवेशन जो 13 दिसंबर को हुआ था, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या
प्रस्तावना की मांग रखी थी। आज हमारे संविधान में प्रस्तावना है, उद्देशिका है। और फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय भारत के वाइस राय थे, उन्होंने घोषणा की थी। और घोषणा ये की थी उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य हैं। उस समय प्रांत राज्य ही बोला जाता था देश को भाई। तो दोनों को अलग अलग देश मान लिया जाता है। कब की घटना है? 3 जून। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के तहत भारत व पाकिस्तान को अलग अलग प्रांत या राज्य मान लिया गया। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के तहत भारत व पाकिस्तान को अलग अलग देश मान लिया जाता है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य मान लिया गया। अब देश आजाद हुआ 14 तारीख को, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया और 15 को भारत। तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब देश आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, उससे पहले अगर जिस दिन स्वतंत्र होगा उस दिन भारत का झंडा फहराया जाएगा। तो संविधान सभा ने कहा कि हमारा एक झंडा होना चाहिए। जिस दिन देश आजाद हो उस दिन हम क्या फहराएं? झंडा फहराएं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक सबसे पहले जिसे बनाया था वो तिरंगे को अपनाया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ठीक है, वंदे मातरम, जनगण मन, राष्ट्रगान, ये बाद में अपनाए गए थे। राष्ट्रीय पशु पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी, जितने भी प्रतीक चिन्ह है ये बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया। हाँ, इसी सब्जेक्ट में आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, संविधान ही है ये, संविधान में होते हैं। मैंने फिर कहा कि उस समय देश नहीं बोला जाता था, उस समय राज्य शब्द का प्रयोग हुआ करता था देशों के लिए, प्रांत बोला जाता था उस समय। देश लिख लेना तो कोष्टक के अंदर समझ में आ जाए तेरे, ठीक है। तो संविधान सभा ने सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया। बाईस जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज तिरंगा को अपनाया। तिरंगा जो है इसकी डिजाइन करता, तिरंगा के डिजाइन करता पिंगली वेंकैया थे। अगर सुलेख को सुधारो तो आप छोटी मोटी मात्रा में बहुत गलती करते हो बेटा। ये पूरी लाइन लिखी हुई है, अगर एक भी शब्द गलत लिखा हुआ है तो बता दे, नहीं तो इलाज कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा। फालतू की बकवास कर रहा, क्लास शुरू हुई थी उस समय से। घर वाले भी परेशान होते होंगे तुमसे कि कैसी औलाद पैदा कर दी। अब आगे ध्यान दो भाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। डिजाइन करता इसके थे पिंगली वेंकैया। और संविधान सभा में यह ध्वज जो है प्रस्तुत किया था हंसा मेहता नामक महिला ने। ये ऐसा हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बनाया किसने था? पिंगली वेंकैया ने। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन की, कोनी सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तभी तो स्थायी अध्यक्ष बोला ना मैंने। तिरंगे को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। तो तिरंगे को संविधान सभा में किसने रखा था, किसने प्रस्तुत किया था? वो प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। आगे ध्यान दो भाई। अब ये जो हमारा तिरंगा है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3 अनुपात, यानी 3 लंबाई होती है 3:2 में। अगर 15 मीटर लंबा है तिरंगा तो इसकी चौड़ाई जो है वो फिर 10 रहती है। 3:2 में तिरंगे की लंबाई चौड़ाई होती है। जी चूक शब्द किसने दिया था आर्मी में पेपर में? ना भाई ऐसा चूक शब्द तो कोई था ही नहीं जो आर्मी में आया हुआ है। अपने मन से क्यों बना रहा है कोई चीज को? बिल्कुल, लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 में होता है। अगर उल्टा पूछ ले आपसे, ठीक है, अगर उल्टा पूछ ले आपसे कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा। 2 अनुपात, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो तिरंगे की चौड़ाई तो कितनी है? 2 और लंबाई कितनी होती है? 3। चलो बढ़ते हैं भाई आगे।
अब तिरंगे में 3 रंग होते हैं, ये आप सबको पता है। ऊपर का जो रंग होता है वो केसरिया होता है। तिरंगे क्या ऊपर का जो रंग होता है वो रंग केसरिया रंग होता है। बताओ भाई, केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? बिल्कुल, शौर्य, त्याग, बलिदान। शौर्य, त्याग व बलिदान का प्रतीक। शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है जो तिरंगे का ऊपर का रंग होता है, जो कैसा रंग होता है? केसरिया रंग। दूसरा होता है सफेद। बताओ भाई, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य, शांति। सफेद जो रंग होता है ये सत्य, शांति व पवित्रता का प्रतीक होता है। और नीचे का रंग होता है हरा, हरियाली, खुशहाली का प्रतीक होता है। जीवन, समृद्धि व हरियाली का प्रतीक। जीवन, समृद्धि, जीवन, समृद्धि व हरियाली का प्रतीक हरा रंग। बीच में अशोक घेरे नीले रंग में, ये लेते हैं घेरा नीला रंग। घेरे नीले रंग में, घेरे नीले रंग में अशोक चक्र होता है। घेरे नीले रंग में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। तो बनाते हैं 24 तीलियां भी। 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब तिरंगा ही बनाने शुरू कर दिए तो पूरा ही बनाए तिरंगे को। 21, 22, 23 और ये 24। ये 24 तीलियां वाला है अशोक चक्र, जो गहरे नीले रंग के अंदर है। तो अशोक चक्र में तीलियां, अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। यह अशोक चक्र पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ये आपको
अच्छा सा तिरंगा समझा दिया जाता है। देख लो एक बार। हाँ, 15 का कोण बनता है इन 24 तीलियों के बीच में, हर एक तीली के बीच में। अशोक चक्र आपसे पहले एग्जाम में पूछा गया। देखो, यहाँ से केसरिया शब्द से लेकर यहाँ तक हरा शब्द देखोगे तो आपको एकदम सुंदर सा क्या दिखाई देगा? भारत का ध्वज दिखाई देगा। अब ये भी ऐप में ये भी नहीं कह सकता मैं तुम्हें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अच्छी सुंदर चीज है ना। और फिर स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कभी यूट्यूब पर बनाएंगे तब स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे मेंशन कर देना। आईडी का तुम्हें पता है? जिसको आईडी का पता नहीं है, इंस्टा आईडी का, वो बता देता हूँ मैं। फॉलो कर लेना आज ही, मुकेश सर आर्मी स्टडी। मुकेश सर आर्मी स्टडी। कसम से आया था सर, चूक शब्द ग्वालियर एआरओ में। चलो देखेंगे भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा, आया तो तुझे बताएंगे। है ना? तो कैसे भी करके इसको है ना स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करना है मुझे। आईडी बता दी ना मैंने, मुकेश सर आर्मी स्टडी। हाँ बिल्कुल। अब कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और उसके बाद 29 अगस्त को संविधान सभा में एक पहली समिति बनाई जाती है जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, मसूदा समिति कहा जाता है, जिसमें 7 सदस्य थे। और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक, संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान के पितामह और वर्तमान भारत के मुनि के नाम से जाने जाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था भाई। और तो क्या हुआ था? चलो भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। सभी के नाम के पीछे लाड क्यों लगा होता है? लाड इनकी उपाधि है। जैसे यहाँ भारत में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है ना, वैसे ही वहाँ की कोई संस्था, कोई व्यक्ति होता है, उसे लाड बोला जाता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।